हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी लिटरेरी लेसन पर स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, स्टडी मटेरियल के पीडीएफ तो इजीली मिल जाते हैं और वीडियोस भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को समझाने वाला नहीं मिलता। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज का वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि हमने अपनी प्रीवियस सोनेट जो पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो में जो सोनेट पढ़ी है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, विलियम शेक्सपियर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे इज़ ए फेमस सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे एक फेमस सोनेट है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इट्स पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ 154 sonnets एंड इट्स ऑफन रेफर्ड टू एज सोनेट नंबर 18। ये शेक्सपियर की 154 सोनेट में से सोनेट नंबर 18 है। कौन सी? शैल आई कंपेयर दी। दिस सोनेट एक्सप्लोर थीम ऑफ ब्यूटी, टाइम एंड द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ आर्ट। इसका ये जो सोनेट है ये हमें ब्यूटी के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, आर्ट के बारे में, नेचर के बारे में बताता है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। जो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे जो हमारी सोनेट है उसका मेन थीम क्या है? देखिए आंसर, द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट इज़ द आइडिया ऑफ एटर्नल ब्यूटी। एटर्नल ब्यूटी के बारे में बताया कि एटर्नल ब्यूटी कौन सी सुंदरता ऐसी है जो एटर्नल रहती है, कभी खत्म नहीं होती। द स्पीकर इज कंपेयरिंग द ब्यूटी ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड इन द पोएम टू द ट्रांजिएंट ब्यूटी ऑफ ए समर्स डे। यहाँ पे कंपैरिजन करता है वो दो ब्यूटीज़ में। कौन सी ब्यूटी? एक तो ऐसी ब्यूटी जो खत्म हो जाती है, डिके हो जाती है, एक ऐसी ब्यूटी जो कभी खत्म नहीं होती, उनका कंपैरिजन करता है। द पोएम सजेस्ट दैट द ब्यूटी ऑफ द पर्सन विल नॉट फेड विद टाइम। वो कहता है कि एक व्यक्ति जिसका नेचर बहुत सुंदर है, जो अच्छे व्यवहार का है, उसकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, अनलाइक द चेंजिंग एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ समर। जबकि समर जो है, गर्मी जो है, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम में वो आती है और कुछ समय के बाद में वो चली जाती है। तो ये इसका सेंट्रल थीम क्या हुआ कि जो कहने का मतलब ये है कि मेन जो हमारा थीम है, आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने बार बार आपको बताया कि जो पोइट्री है, जो पोइट्री उसने लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है या फिर कोई भी राइटर लिखता है, वो पोइट्री पढ़ी जाती है तो तब हमें उस राइटर की या उसमें लिखे कंटेंट के बारे में हमें याद दिलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मतलब आर्ट जो है ना, जो आर्ट होता है, जो लिटरेचर है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, जबकि बाकी और सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या है। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द समर्स डे इन द पोएम। अब समर्स डे को कैसे डिस्क्राइब करा है इससे हमारे पोइट ने? देखिए, द स्पीकर डिस्क्राइब्स द समर्स डे एज बीइंग टेम्परेट। उसको टेम्परेट बताया है, विच मीन्स माइल्ड और मॉडरेट, जो कि माइल्ड है, मॉडरेट है। ही पॉइंट्स आउट दैट द सन कैन बी टू हॉट। इसने पॉइंट आउट भी किया है इसके अंदर, जब सन के बारे में बात की है कि कभी टू हॉट है तो कभी क्लाउड्स उसको ढक लेते हैं, लिखा है ना, एंड समटाइम क्लाउड कैन ऑब्सक्योर इट। द इमेजरी ऑफ द रफ विंड्स एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे गेटिंग शेकन बाय द विंड्स हाईलाइट्स द इम्परफेक्शन एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ समर। इसके अंदर बताई गई है कि समर जो है वो रहती नहीं है। देखिए, यहाँ बात समर की जा रही है, तो आप ये मत मानिएगा कि हम यहाँ रह रहे हैं इंडिया में तो ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के जो समर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, स्पेसिकली हम जो नॉर्थ साइड में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में नहीं। ये कौन से समर की बात की गई? इंग्लैंड के समर की बात की गई है। इंग्लैंड में हर टाइम, पूरे साल, मीन्स ये समझ लीजिए उस टाइम में जब शेक्सपियर थे, मीन्स 1564 से लेकर 1616 तक जो उनका लाइफ स्पैन रहा है, उस टाइम में क्या होता था कि फुल टाइम बर्फ़ गिरती रहती थी। सिर्फ मई का टाइम ऐसा आता था, मई जून का टाइम ऐसा आता था कि उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी दिखाई देती थी, थोड़ी धूप निकलती थी। उस समय पे पेड़ पौधे, पौधों पर फूल आने शुरू होते थे। मतलब वो टाइम बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत वाला टाइम होता था। लेकिन वो कहता है कि वो टाइम भी कैसा था, परमानेंट नहीं था, वो टाइम भी ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पे समर्स डे के बारे में जो स्पीकर ने डिस्क्राइब किया है इस पोएम में, वो मैंने जब सोनेट पढ़ाई तो आपको अंडरलाइन करवाया था कि रफ विंड्स हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से, और भी अच्छे तरीके से अगर समझना है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारा है उसमें लिंक डाल दूंगी, उस लिंक पे जाके और क्लिक करेंगे तो वो आप प्रीवियस वीडियो आपका चालू हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखो, हाउ डज द पोएम कन्वे द आइडिया ऑफ इमॉर्टैलिटी। कि पोएम के अंदर इमॉर्टैलिटी का आइडिया कहाँ से दिख रहा है, हमें कैसे दिख रहा है कि इमॉर्टैलिटी क्या है। द पोएम कन्वेज द आइडिया ऑफ इमॉर्टैलिटी थ्रू द एक्ट ऑफ राइटिंग। कि अगर इमॉर्टल रहना है ना, अमर रहना है, तो किस तरीके से रहा जा सकता है?
राइटिंग के थ्रू रहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लिख देते हैं वो चीज़ परपेचुअल हो जाती है। जैसे कहते नहीं है कि भाई मेरे को लिखित में दे, कोई भी काम है ऐसे बोलने का कोई भरोसा नहीं, मुझे तो लिखित में दे। कहने का मतलब ये कि राइटिंग और रीडिंग का जो काम होता है ना, जो लिटरेचर का जो काम होता है, जो साहित्य है जो, वो हमेशा जीवित रहता है। द स्पीकर बिलीव्स दैट एज लॉन्ग एज पीपल कंटिन्यू टू रीड द पोएम, यहाँ हम सिर्फ इस वाली सोनेट की बात करेंगे, सारी नहीं कि जो कुछ भी, अगर मैंने मान लो मेरा नाम लिख दिया तो भाई वो अमर हो गया लिखते ही, ऐसा नहीं। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी है वो उसकी बात कर रहा है कि मैंने जो ये सोनेट लिखी है ना, जब तक लोग पढ़ेंगे तब तक तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि वो सोनेट उसने डेडिकेट करी है अपने फ्रेंड को और उसके फ्रेंड के नेचर को। तो फ्रेंड के नेचर के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, तब हम भी रियलाइज़ कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि वाकई में उसका फ्रेंड कितने अच्छे नेचर का है, अच्छे नेचर का है। ये हमारे सामने एक इमेजिनेशन बढ़ती जा रही थी। तो ये बता रहा है कि स्पीकर believes that as long as people continue to read the poem, the person's beauty and memory will live on, कि जब तक लोग जिएंगे पढ़ेंगे कंटिन्यू ये चलता रहेगा कि वो जो पर्सन की ब्यूटी है वो और मेमोरी जो है वो हमेशा याद रहेगी। दस द पर्सन अचीव्स अ फॉर्म ऑफ इमॉर्टैलिटी, तो इस तरीके से उसने उस आदमी को, उस अपने दोस्त को इमॉर्टल बताया, अमर बताया है। वैसे तो इंसान अमर नहीं है, लेकिन वो अमर कहाँ है? अमर है वो शेक्सपियर की कविताओं में, वो कविताओं में कभी नहीं मरता। थ्रू द एंडोरिंग पावर ऑफ द पोएम, और यही पावर है इस पोएम की। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन खाली ये मानिए कि आपके टेक्स्ट के अंदर ये जो पोएम है सिर्फ इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ना, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर की सोनेट का लाइन दे देंगे 2-4, मतलब आप जब ये समझ ले लिटरेचर बेस्ड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर का कुछ पार्ट आता है, उसके अंदर ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि शेक्सपियर की जो सोनेट है शैल आई कंपेयर दी, उसके अंदर राइम स्कीम कौन सी है। तो ये मैंने जब एक्सप्लेनेशन जो आपको पोएम पढ़ाई थी उस समय पे बताया था कि शेक्सपियर ने कौन सी राइम स्कीम यूज़ करी है। शेक्सपियर ने राइम स्कीम कौन सी यूज़ करी है? 14 लाइन की सोनेट होती है, राइम स्कीम कौन सी यूज़ करी है? देखिए आंसर में देखेंगे कि द सोनेट फॉलोज द ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट राइम स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट का नाम दिया है उसको कि 3 क्वार्टरन बताया था ना, 4 लाइन का एक पैराग्राफ, 4 लाइन का एक, 4 लाइन का एक, देन 2 लाइनें, तो 4 4 4 और फिर 2, कितनी लाइनें हो गई? 14 हो गई। तो 14 लाइन्स के जो राइम स्कीम है वो शेक्सपियर ने क्या की है? ए बी सी डी ई एफ जी जी, है ना। आप पोएम में देखना, मैंने आपको बताया कि लास्ट का जो वर्ड होता है ना, इसकी सोनेट का जो लास्ट का वर्ड है वो देखना आप, पहली लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है वो तीसरी लाइन के लास्ट वाले वर्ड से मैच करता हुआ है। आप देखिए कैसे भी, जैसे मैं अगर आपको ये समझाऊं तो आप इसको अंडरलाइन करिए, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए एक बार इसको पूरे को, है ना। अब इसको समझाऊं तो देखो आपकी जो ये है ये ए दे रखा है ना, फिर यहाँ ए आ गया ना, तो ये ही सीक्वेंस आप देखो, पहली लाइन में है पहला जो आया ए, यही वापस रिपीट थर्ड में हुआ, फर्स्ट में हुआ, ये थर्ड में हुआ, इन दोनों में हुआ। अब यहाँ पे क्या है? सेकंड बी है तो यहाँ फोर्थ बी है ना, सेकंड बी है, फोर्थ बी है। अब 4 लाइनों का ये क्वाड्रेंट तो हो गया कंप्लीट हमारा, 4 लाइन का ये तो कंप्लीट होगा। आगे की जो 4 लाइनें हैं वो देखिए, ये आपस में सी डी यानी फर्स्ट लाइन सी, थर्ड लाइन सी, देन सेकेंड लाइन डी, फोर्थ लाइन डी, और यही फिर 4 लाइन यहाँ चलेंगी आगे, कहाँ चल रही है ना, ई एफ, और फिर 2 लाइन का ये जी, ये हो गया हमारा कपलेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जब एक्सप्लेन करा था ना मैंने सोनेट को, जब आपको बताई थी, तो ये कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको कंप्लीट कर लें तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सोनेट पे चले जाना। सोनेट को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ए बी सी डी ई एफ जी है क्या, ये एक राइम स्कीम है। ठीक है, और बाकी जो लिटरेचर के जो भी कंटेंट्स होते हैं छोटे छोटे, यानी जैसे स्टाइल होती है उसके अंदर किस किस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इनके ऊपर भी एक मतलब डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको नीड है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक्स मुझे डाल देना कमेंट बॉक्स में, उसी टॉपिक के ऊपर हम अगला वीडियो बना लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे आंसर को। इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाड्रेंट, अभी बताया जैसे मैंने आपको कि 3 क्वाड्रेंट होते हैं एंड एंड्स विद ए राइम्ड कपलेट, और फिर उसके बाद में एक कपलेट के ऊपर खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द स्पीकर सजेस्ट दैट द पर्सनस ब्यूटी विल बी प्रिजर्व्ड? अब देखो क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के आंसर तो वही है, लेकिन एग्जामिनर घुमा सकता है क्वेश्चन को। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन वो का वही है, सिर्फ
वर्डिंग चेंज हुई है कि हाउ डज द स्पीकर सजेस्ट दैट द पर्सन ब्यूटी विल बी प्रिजर्व्ड, कि कैसे सजेस्ट करता है स्पीकर कि एक इंसान की ब्यूटी को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे सजेस्ट कर रहा है, कविताओं में, है ना, राइटिंग के अंदर। देखो आंसर क्या है, द स्पीकर सजेस्ट दैट द पर्सन ब्यूटी विल बी प्रिजर्व थ्रू द पोएम इटसेल्फ, कि पर्सन की ब्यूटी, उस आदमी की ब्यूटी हम मेरी पोएम्स के अंदर ही प्रिजर्व रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ही स्टेट्स दैट एज लॉन्ग एज पीपल रीड द पोएम द पर्सन ब्यूटी विल लिव ऑन एंड विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द रेवेज ऑफ टाइम, कभी भी वो समय के साथ खत्म नहीं होएगी, हमेशा बनी रहेगी। तो क्वेश्चन वो का वही है, मतलब आंसर वो का वही है, क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर दिया, आंसर वही है। इन व्हाट वेज डज द स्पीकर क्रिटिसाइज द समर डे। अब इसमें भी आपको जो लाइनें मैंने फिर बार बार कह रही हूँ मैं आपसे कि जब जो एक्सप्लेनेशन के जो आते हैं ना, पोएम का जो मैं डालती हूँ, एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो मैं डालती हूँ, आप ज़रूर देखा करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे ना तो एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कर लेंगे तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। वो नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि भाई अब अगला जो टॉपिक, जो नया जो वीडियो डला है वो कौन से टॉपिक पे डला है, तो उसमें आपको आसानी रहेगी, आप उसमें देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। वहाँ एक्सप्लेनेशन जब मैं करवाती हूँ लाइन टू लाइन या जो कुछ भी मैं करवाती हूँ तो मैं साथ के साथ आपको बताती चली जाती हूँ। अब इसका क्वेश्चन देखो क्या है, इन व्हाट वेज डज द स्पीकर क्रिटिसाइज द समर डे, किस तरीके से क्रिटिसाइज करता है समर डे को। देखो, द स्पीकर क्रिटिसाइज द समर्स डे बाय हाईलाइटिंग इट्स इम्परफेक्शन एंड शॉर्ट कमिंग। कहता है ना कि भाई कभी तो सूरज बहुत तेज चमकता है और कभी डिम हो जाता है, इस तरीके से मतलब वो सारी चीज़ें बताएगा। He mentions that the sun can be too hot, the winds can be rough, and clouds can be sometimes dim and sun brightness. आगे ना देख लो वो की वही लाइन है, these description emphasize the idea that nature's beauty is temporary, subject to change. आप कहोगे कि मैम बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रही है, बेटा बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी, क्वेश्चन का फ्रेम चेंज हो जाएगा, आंसर वही रहेगा। और पोएम को तो आपने अगर लाइन टू लाइन समझ लिया ना अच्छे तरीके से उस वीडियो को देखकर, तो ये मान के चलो कि रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 5-7 लाइनें कुछ अपने दिमाग में बिठानी होंगी और वही लाइनें हर क्वेश्चन के अंदर लगभग चलती रहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड नेचर। आर्ट और नेचर की रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है इस पोएम के अंदर पोइट। देखो, द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट art in the form of poetry can transcend the limitations of nature while nature's beauty is subject to change and decay। मतलब जो हमारे सामने उसने प्रेजेंट करा ना, क्या प्रेजेंट करा है, एक ऐसा आइडिया देखिए, आर्ट है ना, आर्ट वो पोइट्री के रूप में हमारे सामने रखी है कि पोइट्री की जो आर्ट है कभी भी डिके नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जबकि नेचर की ब्यूटी के बारे में क्या कहा है उसने, चेंज हो सकती है, डिके हो सकती है, खत्म हो सकती है, बदल सकती है। आर्ट हैज़ द पावर टू कैप्चर द प्रिजर्व ब्यूटी ऑफ एटर्निटी। ये कह रहे हैं कि आर्ट के अंदर ये ताकत है, कला के अंदर ये ताकत है जो सुंदरता को बनाए रख सकती है हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज द यूज़ ऑफ मेटाफर्स एनहांस द पोएम्स मैसेज। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक अलग शब्द देखने को मिल रहा होगा, मेटाफर, है ना। देखो कोई बात नहीं, मेटाफर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मेटाफर क्या चीज़ होता है, हाँ हिंदी के अंदर बहुत बार आपने सुना होगा रूपक अलंकार, सुना है ना, रूपक अलंकार है, ये मेटाफर बोला जाता है इसको इंग्लिश में। अब मेटाफर इस पोएम के अंदर क्या मैसेज दे रहा है, पहले वो देख लेते फिर मेटाफर के बारे में बात करेंगे। द यूज ऑफ मेटाफर्स सच एज कंपेयरिंग द पर्सनस ब्यूटी टू ए समर्स डे। मेटाफर का यूज़ किया है पोइट ने, कहाँ यूज़ किया है, कंपेयर करने के लिए, पर्सनस ब्यूटी टू ए समर्स डे, उस व्यक्ति की ब्यूटी को समर्स डे से कंपेयर करने के लिए। अब देख मेटाफर की आ गई ना बात, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दो चीज़ें हैं एक जैसी हैं, एक होता है शब्द सिमली और एक होता है मेटाफर। दोनों का ही मतलब कंपैरिजन के लिए है। जब हम किसी चीज़ की किसी से तुलना करते हैं, किसी की किसी से तुलना करते हैं, तो वो या तो सिमली होती है या मेटाफर होता है। अब आप उन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे भाई, देखिए सिमली वो होती है जब हम शब्द यूज़ कर ले, सच, एज, लाइक, यू आर लाइक अ रोज, मीन्स जैसे मतलब मान लो सच यूज़ कर लिया, एज यूज़ कर लिया, लाइक यूज़ कर लिया, तो ये वर्ड जब आ जाते हैं ना बीच में जब कंपैरिजन के लिए, तो वो तो हो जाती है सिमली। और जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा होता है, जब मतलब दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो होता है वो मेटाफर। और ये एक लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है पोएम वगैरह के अंदर, पोइट लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ाते हैं। जैसे मेटाफर का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो होगा, एक बेस्ट एग्जांपल लिटरेचर के अंदर से देखते हैं कि होप इज़ द थिंग विद फीदर। होप को एक चीज़ बताया है, वो भी किसके साथ, फीदर्स के साथ। होप जो है ना, होप क्या होती है, फीलिंग होती है हमारी, फीलिंग को मतलब एक तरह से हमारा फील है होप, है ना, भाव है हमारा होप। तो वो उसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया, फीदर के साथ। जबकि फीदर किसके होते हैं, पक्षी के। अब देखो आशा इंसान की भावनाओं से जुड़ी हुई है,
ठीक है, और पंख किससे जुड़े हुए हैं? पक्षी से। दोनों को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। अब हमारी पोएम के अंदर क्या है? द यूज ऑफ मेटाफर सच एज कंपेयरिंग द पर्सन्स ब्यूटी टू ए समझडे। अब यहाँ पर इंसान की सुंदरता की तुलना समझडे से कर ली, दोनों चीजें अलग अलग है जबकि है ना कंपैरिजन। चलो आगे करते हैं। अब ये मेटाफर का जो टॉपिक है ना, मैंने आपको बताया लिटरेरी टर्म्स जब मैं आपको करवाऊंगी तो उसके अंदर बहुत अच्छे से करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता दिया करो कि मतलब जैसे कोई टॉपिक है जिसको एक्सप्लोर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ और डाल दो कि भाई कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वही टॉपिक आपके लिए तैयार किया जाएगा। आगे देखिए, adds depth and vivid imagery of the poem. These metaphors help convey the idea that person's beauty is superior to the fleeting beauty of nature. ये सारी चीज़ें यूज़ करके ना पोइट सिर्फ ये बताना चाह रहा है, टोटल कुल मिला के कंक्लूजन जो है ना वो ये निकलता है कि भाई जो उसने अपने फ्रेंड की, दोस्त की जो ब्यूटी का जो उसने जिक्र किया है ना वो हमेशा रहेगा, जबकि नेचर की ब्यूटी जो है ना वो तो चेंज होती रहती है। ठीक है, और वो सिर्फ उसकी जो पोइट्री है उसके अंदर उसने बताया कि मेरी पोइट्री के अंदर हमेशा जीवित रहेगा नेचर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट इमोशंस डज द स्पीकर कन्वे थ्रू द पोएम? कौन कौन से इमोशंस हैं जो अपनी पोएम के थ्रू हमारे सामने दिखा रहा है? द स्पीकर कन्वेज इमोशंस ऑफ एडमिरेशन, लव एंड द डिज़ायर टू इमोर्टलाइज द पर्सनस ब्यूटी। ये इमोशंस उसने यूज़ करे हैं, मतलब प्रशंसा की है, प्यार दिखाया है, इमोर्टलाइजेशन के बारे में बताया है, इमोर्टलाइज जो है पर्सन की ब्यूटी जो है उसके बारे में बताया है। द पोएम इज ए डिक्लेरेशन ऑफ द पर्सनस एंड्योरिंग अट्रैक्टिवनेस एंड स्पीकर्स इंटेंशन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स टाइमलेस। ठीक है, पोएम जो है ना वो बताता है कि भाई कितना अट्रैक्टिव है वो, उसकी इंटेंशन यही है कि मतलब उसकी ब्यूटी जो है ना हमेशा टाइमलेस रहे, हमेशा बनी रहे, टाइम के साथ कभी खत्म ना हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज डेथ शैल ब्रेक? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा? द फ्रेज, एक फ्रेज ही है एक तरह से ये, द फ्रेज डेथ शैल ब्रेक रेफर्स टू द आइडिया दैट इवन डेथ विच इज़ ऑफन सीन एज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, कि डेथ जो सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है, विल नॉट बी एबल टू क्लेम द पर्सनस ब्यूटी, वो भी ख़त्म नहीं कर सकती उस व्यक्ति की ब्यूटी को। तो द ब्यूटी ऑफ द पर्सन विल बी इमोर्टलाइज्ड थ्रू द पोएम डिफाइंग डेथ पावर, कि डेथ की पावर को भी हरा देगी उसकी ब्यूटी, मतलब क्योंकि पोएम के अंदर लिख दिया। तो मैंने ये बात जब आपको सोनेट पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया भी था कि शेक्सपियर इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जब तक मेरी पोएम पढ़ी जाएगी ना, जब तक इस पोएम को पढ़ेंगे, जब तक मेरी इस सोनेट को पढ़ेंगे, तब तुम्हें याद किया जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो सोनेट है ये तुम्हें डेडिकेट करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर व्यू द इम्परफेक्शन ऑफ समर, कि समर के इम्परफेक्शन का क्या व्यू हमारे सामने लेकर आता है? देखिए कैसे लेकर आता है। द स्पीकर हाईलाइट्स द शॉर्ट कमिंग ऑफ समर सच एज एक्सेसिव हीट एंड रफ विंड्स, कंट्रास्टिंग दैम विद द पर्सन्स फ्लॉलेस एंड अनचेंजिंग ब्यूटी। यहाँ पे हाईलाइट करी है उसने समर्स की इम्परफेक्शन है, कि कैसे रफ विंड्स चलती हैं, किस तरीके से जो हाँ एक्सेसिव हीट हो जाती है, ये सब चीज़ें उसने बताई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज द फ्रेज एटर्नल लाइन रेफर्स टू? एक फ्रेज और यूज़ करिए एटर्नल लाइन्स, उसका क्या मतलब है? फ्रेज ही है एक तरह से कि एटर्नल लाइन्स कौन सी? एटर्नल लाइन्स रेफर्स टू द लाइन्स ऑफ द पोएम इटसेल्फ। द पोएम वर्ड्स प्रिजर्व द पर्सन्स ब्यूटी एंश्योरिंग इट रिमेन्स अनडिमिनिश्ड बाय टाइम, कि एटर्नल लाइन जो है वो इस पोएम के अंदर किस चीज़ के लिए यूज़ करी है? एक तरफ पोएम के अंदर यूज़ करी है ना, वो इसी के लिए ही यूज़ करी है कि पर्सन की जो ब्यूटी है ना वो हमेशा एटर्नल रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, आपने ध्यान से देखा है इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर मैं यही कहूँगी कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे तक भी ये चीज़ पहुँचाइए, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।